वेलकम टू माय चैनल इम्बाइब लर्निंग। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 4 ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड विच इज़ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ यूजीसी नेट सिलेबस पेपर 1। अभी हमें नहीं पता कि एग्ज़ाम कब होने वाला है। ऑब्वियसली टेंटेटिव डेट अभी सितंबर मिड की है शायद, बट हमें अपनी प्रिपरेशन इस तरह से करनी है कि अगर एग्ज़ाम अब है या नेक्स्ट अटेम्प्ट में है या जब भी है, हम लोग एटलीस्ट इतने प्रिपेयर हो जाए कि एग्ज़ाम किसी भी लेवल का आए तो हम उसे आंसर करने में इजीली सक्सेसफुल रहें। तो इसलिए हम धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, पर इस तरह से पढ़ रहे हैं कि कंसेप्ट क्लैरिटी हमारे पास यहाँ आ रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर मतलब वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे पास आ जाता है वो है हमारा टॉपिक जो कि बोलता है लेवल्स ऑफ टीचिंग। आपको याद होगा, अगर नहीं याद तो आप प्लीज़ क्लास देख लीजिए। उसमें हमने बात की थी फेजेस ऑफ टीचिंग की। बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूजन में फेजेस और लेवल्स ऑफ टीचिंग को सेम मान लेते हैं। अब यहाँ पर गलती ये है कि फेजेस और लेवल सेम नहीं होते। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि हमारे पास 3 फेजेस ऑफ टीचिंग होती हैं। देयर आर 3 फेजेस ऑफ टीचिंग, यानी कि आप जब पढ़ाने के लिए क्लास में जाएंगे एज अ टीचर आप किस तरह से पढ़ाएंगे। फर्स्ट फेज हमारे पास था इंट्रोडक्टरी फेज, कि आप जाएंगे, एक रिलेशन बिल्डअप करेंगे, एक आइस ब्रेकिंग करेंगे, उनसे जाके इंट्रोडक्शन मांगेंगे, अपना इंट्रोडक्शन देंगे, चैप्टर के बारे में या अपने सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे। वो इंट्रोडक्टरी फेज में आ जाता है, ओरिएंटेशन फेज भी से बोलते थे। सेकेंड फेज जो हमारे पास आता था दैट वॉज द फिक्सेशन फेज, ठीक है, जिसे हम बोलते थे कि हम यहाँ पर चीज़ों को फिक्स करने वाले हैं, हम यहाँ पे चीज़ों को बेसिकली और आगे बढ़ने वाले हैं, उन्हें बताने वाले हैं कि किस तरह से चीज़ें या किस तरह से सिलेबस हम पढ़ेंगे। मतलब एक्चुअल पढ़ाई जो होगी वो इस फेज में होगी। लास्ट फेज हमारा जो था वो था इवेल्युएशन फेज, यानी कि एग्जाम्स कंडक्ट करना, क्लास में टेस्ट लेना, ये सब हमारे इवेल्युएशन फेज का पार्ट बनते हैं। तो अगर फेजेस और लेवल्स ऑफ टीचिंग सेम होते हैं तो फिर मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल क्या है? ये तो फेजेस नहीं है ना। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लेवल्स ऑफ टीचिंग एंड द फेजेस ऑफ टीचिंग। आप इस टॉपिक को पढ़ते हुए सबसे पहले ये ध्यान रखेंगे कि हर लेवल ऑफ टीचिंग में, चाहे वो हमारा मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग हो, चाहे वो हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग हो, या फिर हमारा वो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग हो, हर एक में तीनों फेजेस आते हैं। मतलब जब आप एक लेवल ऑफ टीचिंग पे जा रहे हैं, यानी कि जब आप एक मेमोरी लेवल पे पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, आप भी एक टीचर हैं और आप मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग पे जाने वाले हैं, उस मेमोरी लेवल में इंट्रोडक्टरी फेज भी होगा, फिक्सेशन फेज भी होगा और इवेल्युएशन फेज भी होगा। सिमिलरली जब आप अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग पे जाएंगे तो उसमें इंट्रोडक्टरी फेज भी होगा, उसमें फिक्सेशन फेज भी होगा और इवेल्युएशन भी होगा। और थर्ड, अगर आप रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग पे जा रहे हैं तो उसमें इंट्रोडक्टरी फेज भी होगा, उसमें फिक्सेशन फेज भी होगा और उसमें इवेल्युएशन फेज भी होगा। सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज दैट कि हर लेवल ऑफ टीचिंग में तीनों फेजेस इन्वॉल्व होते हैं। अब हम इसे समझते हैं कैसे। हमारा फर्स्ट लेवल ऑफ टीचिंग जो होता है, यानी कि जब हम पढ़ाना शुरू करते हैं, हम इन अकॉर्डेंस विद द स्टूडेंट्स, मतलब हम किस तरह के बच्चों को पढ़ाने वाले हैं। क्या हम किसी स्कूल के बच्चे को पढ़ाने वाले हैं, क्या हम किसी कॉलेज के बच्चे को पढ़ाने वाले हैं, या हम घर पे किसी बच्चे को पढ़ाने वाले हैं, हम कौन सा लेवल ऑफ टीचिंग पे जाएंगे। देखिए, अगर मेरे पास मेमोरी लेवल से आप क्या समझते हैं, मेमोरी मतलब दिमाग, यानी कि यहाँ पे वो स्टूडेंट्स होंगे जो कि टोटली डिपेंड करते हैं किस पे, टीचर पे। यहाँ पे हम स्टूडेंट और टीचर की बात कर रहे हैं। मेमोरी लेवल वो लेवल जहाँ पर स्टूडेंट टोटली डिपेंड करता है किस पे, टीचर पर। तो अगर टीचर पर डिपेंड करता है तो ओरिएंटेशन यानी कि ज़्यादा झुकाव किस तरफ होगा, टीचर पर। तो फिर अगर क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाता है इस मेमोरी लेवल स्टूडेंट ओरिएंटेड और टीचर ओरिएंटेड, तो आंसर रहेगा इट इज टीचर ओरिएंटेड, बिकॉज जो इसमें पूरा का पूरा टीचिंग है उसे चलाने वाला कौन होता है, टीचर। सो मेमोरी लेवल हमारा टीचर ओरिएंटेड लेवल ऑफ टीचिंग है। अब बात आती है कि ये लेवल ऑफ टीचिंग दिए किसने, क्या ये किसी ने दिए या हम ये ऐसे ही पढ़ रहे हैं? नहीं, इनके कुछ प्रोपोनेंट्स हुए हैं। जैसे कि हमारे फिलॉसफीज के प्रोपोनेंट्स होते थे, वैसे ही हमारे लेवल्स ऑफ टीचिंग को बताने वाले भी कुछ लोग हुए हैं।
तो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग हमें किसने दिया, हम यहाँ पर इसको लिखने वाले हैं। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग जो हमारे पास है वो दिया हर्बर्ट ने। इन्होंने बोला वो बच्चे जो खुद के दिमाग से चीज़ें नहीं कर सकते, मतलब कि जिनमें इम्प्लीमेंट करने की कैपेबिलिटी या अभी उनकी एज नहीं है, वो मेमोरी लेवल बन जाता है। बिकॉज वहाँ पर पूरा का पूरा टीचिंग का जो सर्कल है, जो टीचिंग है, उसे पूरा का पूरा रेगुलेट करता है टीचर। ठीक है, तो ऑब्वियसली फर्स्ट हमने पढ़ा मेमोरी लेवल किसने दिया, हर्बर्ट ने। क्या ये स्टूडेंट ओरिएंटेड होता है या फिर टीचर ओरिएंटेड होता है, ये टीचर ओरिएंटेड होता है। अब तीसरी बात आ जाती है कि मोटिवेशन लेवल इसमें कैसा होता है। क्या यहाँ पर स्टूडेंट खुद से मोटिवेट होता है, यानी कि इंट्रिंसिक, खुद से यानी अंदरूनी मोटिवेशन होना, इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है, एक्सट्रिंसिक होता है। जब हमने ये बात करी कि यहाँ पर टीचर ओरिएंटेड चीज़ें होती हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे मोटिवेट भी कौन करेगा, टीचर करेगा। और जब स्टूडेंट को टीचर मोटिवेट कर रहा है तो वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का पार्ट बन जाता है। तो हमने 3 चीज़ें पढ़ ली, हर्बर्ट ने दिया, उसके बाद ये टीचर ओरिएंटेड होता है, तीसरा एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन यहाँ पर होता है। इसमें जो एक क्वालिटी होती है, इसमें होते हैं ड्रिल, रिपीट एंड प्रैक्टिस। आपको चीज़ों को रटवाया जाता है और उसको बार बार प्रैक्टिस करवाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो सीखने वाले जो स्टूडेंट हैं वो बहुत छोटे स्टूडेंट हैं। ठीक है, वो अभी यहाँ पे सीखने वाले हैं, वो अभी आपकी बात को सुनने वाले हैं। तो जब तक उन्हें बार बार चीज़ें नहीं बोली जाएंगी, वो बार बार चीज़ें नहीं करेंगे, वो नहीं सीख पाएंगे। तो ये मेमोरी लेवल जो होता है, इसमें ड्रिल, रिपीट, प्रैक्टिस की फिलॉसफी को फॉलो किया जाता है। ड्रिल, रिपीट और प्रैक्टिस, बिकॉज वो छोटे बच्चे हैं, जितनी बार चीज़ों को रिपीट करेंगे उतने अच्छे से वो चीज़ों को समझेंगे। यहाँ पर जो अगर मैं बात करूँ अब किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जब आप मेमोरी लेवल पे जाते हो, आप अपना याद करो, जब आप क्लास 11th में नहीं, आप क्लास फर्स्ट में थे या नर्सरी में थे या सेकंड में थे, आपसे वाइवा लिया जाता होगा, तो आपसे किस तरह का क्वेश्चन, मतलब ओरल टेस्ट होते थे या फिर रिटन टेस्ट होते थे। क्या उस टाइम पे आपसे एसेज लिखवाए जाते थे? नहीं। क्या उस टाइम पे आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते थे? नहीं, बिकॉज ऑब्जेक्टिव टाइप या ऐसे टाइप में यू हैव टू अप्लाई योर माइंड। तो अभी हम उस लेवल पे नहीं पहुंचे, आप सिर्फ अभी मेमोरी लेवल पे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे होंगे, यहाँ पे ओरल और रिटन क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये तो हमने कर ली मेमोरी लेवल की बात। अब हम आते हैं हमारे सेकेंड लेवल ऑफ टीचिंग पे, दैट इज द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। हम उसी फ्लो में चलेंगे जैसे मेमोरी लेवल में चले। सबसे पहले बात करते हैं ओरिएंटेशन की। अब अंडरस्टैंडिंग की बात की जा रही है, यानी यहाँ पर स्टूडेंट की समझ बढ़ चुकी है, यानी कि यहाँ पर बड़े बच्चे सामने आते हैं। अब जो बड़े बच्चे होते हैं, क्या उनको हर चीज़ बतानी पड़ती है? ऐसा तो नहीं है, वो काफ़ी चीज़ें खुद से जानते हैं। और वो खुद से जानते हैं तो इसमें क्या होता है, ओरिएंटेशन, स्टूडेंट ओरिएंटेशन होता है, लेकिन उन्हें टीचर की ज़रूरत यहाँ पर होती है। वो सब चीज़ें खुद से नहीं कर सकते, मतलब उन्हें पता है ये चीज़ ऐसे पढ़नी है, ठीक है, वो टोटली टीचर पे डिपेंडेंट नहीं है कि वो उन्हें रटवाए, ऐसा नहीं है। वो पढ़ना जानते हैं, लेकिन क्वेश्चन सॉल्विंग और ये सब में उनको टीचर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये बोथ होता है, स्टूडेंट ओरिएंटेड भी होता है और टीचर ओरिएंटेड भी होता है। अब ये अगर ये हर्बर्ट ने दिया, तो ये किन्होंने दिया, ये दिया मॉरिसन, ये दिया मॉरिसन ने। ठीक है, स्टूडेंट ओरिएंटेड, टीचर ओरिएंटेड, और यहाँ पे इन्होंने ये दिया मॉरिसन जी ने दिया। अब हमने तीसरी बात की थी मोटिवेशन की। अब अगर स्टूडेंट ओरिएंटेड भी है और टीचर ओरिएंटेड भी है, तो मोटिवेशन अंदरूनी भी होगी और एक्सटर्नल भी होगी। तो मोटिवेशन किस तरह की है, इंट्रिंसिक प्लस एक्सट्रिंसिक। ये हमने चौथी बात भी पढ़ ली। क्या इसमें ड्रिल, रिपीट, प्रैक्टिस की चीज़ होगी? नहीं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं किया जाएगा। अब बात आती है, तो इसमें ड्रिल, रिपीट, प्रैक्टिस नहीं हो रहा तो क्या होगा, इसमें आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को बढ़ाया जाएगा। कॉग्निटिव मतलब मेंटल एबिलिटीज़ को और ज़्यादा निखारा जाएगा, आप खुद से सोचने के लिए आपको प्रमोट किया जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से चीज़ों को किया जाता है। अब बात आती है क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन मेमोरी लेवल में हम क्या कर रहे थे, ओरल प्लस रिटन क्वेश्चंस, लेकिन अब आप यहाँ पे समझ आप में आ चुकी है, आप बड़े हो चुके हैं। तो जब हमने देखा होगा, हम 10th का अगर इंग्लिश का पेपर ले लें या हिंदी का पेपर ले लें, तो वहाँ पर ऐसे टाइप क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर ऐसे टाइप क्वेश्चन भी होंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये डिफरेंस क्लियर हो गया। अब हम आते हैं अपने थर्ड लेवल ऑफ टीचिंग पे, विच इज द रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। सेम फ्लो रखेंगे। अब आप बताइए
कि यहाँ पर रिफ्लेक्टिव, यहाँ पर यानी कि जो चीज़ें आपने सीखी अब स्टूडेंट उन्हें रिफ्लेक्ट करके दिखाएगा। रिफ्लेक्ट यानी कि उन्हें डेली लाइफ में अप्लाई करेगा। तो यहाँ पर जो अपना ओरिएंटेशन होगा वो स्टूडेंट ओरिएंटेशन होगा, बिकॉज अब वो टीचर की हेल्प के बिना चीज़ों को अप्लाई करना सीख रहा है, वो एक नॉर्मल अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जाना सीख रहा है। तो यहाँ पर स्टूडेंट ओरिएंटेड चीज़ें होती हैं। अब ये किसने दिया? ये दिया हंट ने। ये नेम्स बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पर्सपेक्टिव से। तो ये दिया हमें हंट ने, ठीक है। अब बात करते हैं मोटिवेशन, बिकॉज अब यहाँ पर स्टूडेंट खुद से चीज़ें कर रहा है तो उसका अंदरूनी मोटिवेशन यानी कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन यहाँ पर है। अब बात आती है कि यहाँ पर किस तरह से पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस से पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर क्या हुआ, आपको ड्रिल रिपीट प्रैक्टिस किया गया। यहाँ पर क्या हुआ, आपकी कॉग्निटिव यानी कि मेंटल एबिलिटीज़ को बढ़ाया गया। और यहाँ पर अब आप कहाँ आ गए हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में चीज़ों को अप्लाई करना सीख गए हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने पढ़ा क्वेश्चंस की बात करें। देखिए जब आप ज़्यादा अगर चीज़ों में घुसेंगे, अगर मैं कहूँ आईएएस के एग्जाम या कुछ, तो उसमें ना ऐसे टाइप क्वेश्चंस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, बिकॉज वहाँ पर आप सिचुएशन आपको दी जाती है, उसके ऊपर आपको लिखना होता है कि प्रैक्टिकली अगर आपके पास ये ऐसा हो गया तो आप क्या करेंगे। आई वाज वाचिंग वन ऑफ द इंटरव्यूज ऑफ आईएएस स्टूडेंट्स, तो उसमें ये आया था कि उनसे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दे आर आस्क्ड कि अगर आपकी कल को सिलेक्शन हो जाती है और आप प्लेस हो जाते हैं किसी एक ऐसे गांव में जहां पर बिल्कुल भी लड़कियों को बाहर नहीं निकलने दिया जाता और वहां पर बहुत ज़्यादा मतलब वायलेंस और ये सब है, तो आप किस तरह से उस चीज़ों को वहां पर टैकल करेंगे। अब ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है और आपको ये पूरा इसके बारे में लिखना है, वो ऐसे लिख के देना है। ये चीज़ें आप तभी कर सकते हैं जब इंट्रिंसिक मोटिवेशन हो, जब चीज़ों को आप अंडरस्टैंडिंग लेवल से ऊपर पहुंच चुके हो, प्रैक्टिकल लाइफ में आप चीज़ों को समझने की शक्ति रखते हो, तभी आप रिफ्लेक्टिव लेवल में जा सकते हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंस हुए। अब मैं बात करूँ अगर फेजेस की जो हमने पढ़े थे, समझिए अब आप मेमोरी लेवल पे हैं, आप छोटे बच्चे को सिखाने वाले हैं। आप पहले जाएंगे, उससे पहले इंट्रोडक्शन लेंगे, तो इंट्रोडक्टरी फेज आ गया, फिर आप उसे पढ़ाना शुरू करेंगे, फिक्सेशन फेज आ गया, और उसके बाद उसके टेस्ट लेंगे, इवेल्युएशन फेज आ गया। सिमिलरली अंडरस्टैंडिंग में भी तीनों फेजेस, रिफ्लेक्टिव में भी तीनों फेजेस। सो यहाँ पर हम ये गलती नहीं करेंगे, फेजेस ऑफ टीचिंग और लेवल्स ऑफ टीचिंग दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हर लेवल ऑफ टीचिंग में तीनों फेजेस ऑलरेडी इंक्लूडेड होते हैं। अब ये तीनों फेजेस पढ़ने के बाद एक और लेवल आता है जिसे बोलते हैं ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल। ऑटोनोमस मतलब यहाँ पे अब आप ऑटोमेशन मोड पे चले गए हैं, मतलब यहाँ पर अब स्टूडेंट को किसी की भी नीड नहीं है। अब वो ऐसी सिचुएशन में आ चुका है कि खुद से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है टीचर के बिना किसी सपोर्ट के, और यहाँ पर वो एक्चुअली टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन ही नहीं है, यहाँ पर एक ह्यूमन है जो खुद से चीज़ों को करना चाहता है। तो यहाँ पर वो ऑटोमेशन लेवल पे चला गया और रिफ्लेक्टिव से भी एक स्टेप आगे चला गया है। अब एक टर्म की हमने बात करी, कॉग्निटिव डोमेन। अंडरस्टैंडिंग में मैंने बोला कि कॉग्निटिव डोमेन की डेवलपमेंट हम यहाँ पे करते हैं। कॉग्निटिव डोमेन और एक मेटाकॉग्निशन, ये दो ऐसी टर्म्स हैं ये बहुत कंफ्यूज करती हैं। कॉग्निटिव डोमेन का मतलब होता है कि मेंटल एबिलिटीज़ को ग्रो करना, अपनी मेंटल एबिलिटीज़ को ग्रो करना, कि हम सीखने या समझने की शक्ति रखते हो, हम चीज़ों को जानने की शक्ति रखते हो। लेकिन मेटाकॉग्निशन क्या होता है? मेटाकॉग्निशन होता है कि अपने सेल्फ की शक्तियों को पहचानना। मैं इसको किस तरह से समझा सकती हूँ, ये देखिए कि आपको एक क्लास में एक चीज़ बताई गई, ठीक है, आपको कोई क्वेश्चन समझाया गया, समझिए मैं आपको यही समझा रही हूँ कि लेवल्स ऑफ टीचिंग क्या होते हैं, आप समझ रहे हैं कि ठीक है इस तरह से होते हैं। वो कॉग्निटिव डोमेन हो गया कि मेंटल एबिलिटीज़ को मैं ग्रो कर रही हूँ आपकी फ्रॉम माय हेल्प, ठीक है, आपकी मेंटल एबिलिटीज़ ग्रो हो रही हैं। बट एज अ पर्सन आपको ये पता है कि आप उस मोमेंट में बिल्कुल प्रेजेंट हैं, मेरा माइंड इस चीज़ को समझ पा रहा है, अलॉन्ग विद अंडरस्टैंडिंग के सामने वाला क्या समझा रहा है, आपको अपने माइंड की शक्तियों का पता चल रहा है, अपनी कैपेबिलिटीज़ का पता चल रहा है कि अरे ये तो मेरा इंटरेस्ट का एरिया है, अच्छा ये पढ़ा रही है मेरा सही, और मेरे को तो इसमें बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है। ये आपका मेटाकॉग्निशन, बैक ऑफ द माइंड जो चीज़ें चलती हैं, दीज आर मेटाकॉग्निशन। तो ये हमारे लेवल्स ऑफ टीचिंग थे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन इसमें से बनते हैं कि आपको सिचुएशन दे दी जाएगी कि प्रैक्टिकल लाइफ एग्जाम्पल्स आप किस लेवल पे सॉल्व करते हैं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे रिफ्लेक्टिव लेवल पे, किसने इनके प्रोपोनेंट्स कौन कौन हुए उनके नाम पूछ लिए जाते हैं। तो ये हर लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा।
इसके अलावा हमने मेटाकॉग्निशन की बात कर ली। उसके बाद एक टीचिंग के दो चीज़ें और हैं, जैसे हम धीरे धीरे टर्म्स पढ़ते हैं तो हम ये टर्म्स आज डिस्कस करेंगे। मैंने दो वर्ड्स लिखे हैं यहाँ पर, ठीक है। एक हमने लिखा है वर्टिकल टीचिंग और एक हमने लिखा है हॉरिजॉन्टल टीचिंग, ठीक है। वर्टिकल का मतलब ऐसे, हॉरिजॉन्टल का मतलब ऐसे, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। वर्टिकल टीचिंग क्या होगी? जब हम किसी एक टॉपिक को इन डेप्थ स्टडी करते हैं, दैट इज वर्टिकल टीचिंग। फॉर एग्जाम्पल, कल को जब आप रिसर्च में जाएंगे और आप थीसिस लिखेंगे, समझिए आप कम्युनिकेशन पे थीसिस लिख रहे हैं और उसमें भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल में भी आप जेस्चरल कम्युनिकेशन पे थीसिस लिखने वाले हैं, तो आप जब इस जेस्चरल कम्युनिकेशन को इन डेप्थ पढ़ते जाएंगे वो वर्टिकल टीचिंग हो जाएगी। लेकिन अभी तक हम लाइफ में जो करते आ रहे हैं, मतलब मल्टीपल सब्जेक्ट्स एक क्लास में जो हमें दे दिए जाते हैं, दैट इज हॉरिजॉन्टल टीचिंग। यानी साइमल्टेनियसली बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना इज हॉरिजॉन्टल, एक ही टॉपिक को बहुत इन डेप्थ पे पढ़ना इज वर्टिकल टीचिंग। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, टीचिंग एंड ट्रेनिंग। हम बहुत ज़्यादा लोग मतलब यूज़ कर लेते हैं कि अरे अच्छा आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई, अरे आपकी टीचिंग स्टार्ट हो गई। ये दोनों बहुत अलग टर्म्स होती हैं। जब हम अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेते हैं और हम प्रैक्टिकल लाइफ में उसको अप्लाई करने के लिए कहीं पर काम करना शुरू करते हैं, दैट इज ट्रेनिंग। द मीनवाइल जब तक हम पढ़ रहे हैं, दैट इज टीचिंग। तो ट्रेनिंग मोर ऑफ प्रैक्टिकल नेचर होती है, टीचिंग प्रैक्टिकल नहीं थ्योरेटिकल नेचर होती है। मतलब थ्योरी को रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर देना ही ट्रेनिंग कहलाता है। तो क्वेश्चन में अगर आ जाता है कि ट्रेनिंग क्या होती है, ट्रेनिंग प्रैक्टिकल नेचर की होती है। थ्योरी को जब हम रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो वो ट्रेनिंग बन जाती है। टीचिंग में जितनी भी थ्योरी आपने पढ़ी है, जब उसको हम रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो वो ट्रेनिंग बन जाती है। आज का टॉपिक के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। हमने लेवल्स ऑफ टीचिंग डिस्कस किया, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिस्कस किया, उसके बाद हमने अभी टीचिंग और ट्रेनिंग की बात करी। अभी हम नेक्स्ट क्लास में मैक्सिम्स ट्राई करेंगे, हमारे टेक्सोनॉमीज हैं उसकी बात करेंगे। एक क्वेश्चन भी आपको इस क्लास में छोड़ के जा रही हूँ। हमने फर्स्ट लेवल ऑफ टीचिंग जो पढ़ा, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आप थोड़ा सोचिएगा इस बारे में नेक्स्ट क्लास देखने से पहले। हमने यहाँ पे बात करी फर्स्ट लेवल ऑफ टीचिंग, जो कि था मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, ठीक है। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग किस पे बेस करता है? आपके ब्रेन पे फोकस होता है, ब्रेन फोकस्ड। एक हमारी टेक्सोनॉमी है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। अब मेमोरी लेवल में हमेशा एक लाइन लिखी जाती है कि ब्लूम टेक्सोनॉमी का कॉग्निटिव डोमेन ही मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग है। बहुत ही कंफ्यूजिंग सा शायद हो गया होगा, बट आप इसको बार बार सुनना और समझना मैं क्या बोल रही हूँ, बिकॉज नेक्स्ट क्लास में जब हम टेक्सोनॉमी डिस्कस करेंगे तो आपको तब समझ आएगा कि मैं क्या बोलना चाह रही थी। ब्लूम टेक्सोनॉमी का कॉग्निटिव डोमेन ही सिर्फ मेमोरी लेवल पे कवर होता है। अब हम आज के कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं, फिर हम क्लास को एंड करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, ईच चाइल्ड ग्रोज इन इट्स ओन यूनिक वे, द वाइड इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर कॉज्ड बाय। क्वेश्चन बोल रहा है कि हर चाइल्ड, हर बच्चा अपने इंडिविजुअल वे में ग्रो करता है, बड़ा होता है। बिल्कुल सही बात है, हर एक इंडिविजुअल की अपनी एक ग्रोथ होती है, अपने अकॉर्डिंग वो ग्रो करता है। इसीलिए बोला जाता है कभी भी एक बच्चे को दूसरे से कंपेयर नहीं करना चाहिए, बिकॉज हर एक का बैकग्राउंड अलग है, कल्चर अलग है, लाइफ सिचुएशंस अलग है।
तो अभी हम देखते हैं ऑप्शन क्या है। बोल रहे हैं कि क्या रीजन है ऐसा होता है। फर्स्ट है हेरिडिटी, ऑब्वियसली उसका जो फैमिली कल्चर या फैमिली हेरिडिटी जो ट्रेड्स लेके चल रहा है वो एक रीजन हो सकती है। सेकेंड, इनहेरिटेड क्वालिटी या एंडोमेंट, उसकी कुछ इनहेरिटेड क्वालिटीज हैं जो उसको बचपन से ही मिली हैं, वो रीजन हो सकता है। थर्ड है एनवायरमेंट इन्फ्लुएंसेस, ऑब्वियसली आप किस एनवायरमेंट में रहते हो उससे भी ग्रोथ में बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप किसी ठंडे इलाके में रहते हो उससे अलग आपकी ग्रोथ होगी, गर्म इलाके में रहते हो तो अलग ग्रोथ होगी। फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। तो बहुत सिंपल है, ये सभी ऑप्शन ठीक है, क्योंकि किसी भी अगर आप कहें चाइल्ड की ग्रोथ डिपेंड करती है, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, आपका कल्चर वल्चर जो भी इसमें ऑप्शन होते हैं वो सब सही ही होते। तो ऑल ऑफ दिस इज द आंसर। सेकेंड हमारा आज का क्वेश्चन है टीचर्स शुड स्टडी द एजुकेशनल फिलोसफीज। हमने एक क्लास में सेकेंड क्लास में बात की थी एजुकेशन फिलोसफीज की। क्वेश्चन बोलता है कि टीचर को एजुकेशन फिलोसफीज को जरूर पढ़ना चाहिए, क्यों? पहला ऑप्शन बोल रहा है दे डू नॉट नो इट, इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि उनको उसके बारे में नॉलेज नहीं है। ओके। सेकेंड बोलते हैं दे डू नॉट हैव देयर ओन फिलोसफी, इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि उनकी खुद की कोई फिलोसफीज नहीं है। थर्ड बोलता है फिलोसफी इज द बैकबोन ऑफ ऑल डिसिप्लिन, फिलोसफी किसी भी कोई भी सब्जेक्ट है उसकी बैकबोन होती है, बिल्कुल सही बात है। और फोर्थ बोलता है दे मे इम्प्रूव देयर वर्क बाय क्लैरिफाइंग देयर ओन फिलोसफी। देखिए, जब आप कोई टीचर बनते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि आपने फिलोसफीज कोई भी नहीं पढ़ी और आप टीचर बन गए। आप देखिए आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, उस दौरान भी आपने 3-4 फिलोसफीज के एटलीस्ट नाम तो पढ़ लिए हैं, एटलीस्ट उनका मीनिंग तो पता है आपको। तो जब तक आप टीचर बनेंगे, जब तक आपकी पीएचडी रिसर्च कंप्लीट होगी, तब तक तो ऑब्वियसली आप बहुत फिलोसफीज पढ़ चुके होंगे। तो फर्स्ट जो था कि दे डू नॉट नो इट, ये तो सही आंसर हुआ नहीं। उसके बाद जो ऑप्शन था कि उनकी खुद की कोई फिलोसफी नहीं है, तो ये भी मतलब आप देखिए, आप जब ऑप्शन देखते हैं तो कंपेयर कीजिए कि बेस्ट सूटेड कौन सा है, कि ये सूट कर रहा है दूसरा। अब सेकंड में उसने बोला कि उनकी खुद की कोई फिलोसफी नहीं है इसलिए आप पढ़ रहे हैं। थर्ड वो बोलता है कि बिकॉज फिलोसफी बैकबोन होती है डिसिप्लिन का, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो फोर्थ ऑप्शन है कि एक फिलोसफी जब एक टीचर पढ़ता है वो क्यों पढ़ता है। देखिए, मैं काम कर रही थी, ठीक है, मैंने ऐसा नहीं है कि मैं काम करते करते मुझे लगा अरे मैंने इसकी फिलोसफी तो पढ़ी नहीं, बैकबोन थी इसकी, चलो मैं पढ़ना शुरू कर देती हूँ। ऐसा नहीं होता। जब आपको कोई प्रॉब्लम आती है अपनी स्टडी को करते हुए, तब आप क्या करते हो, दूसरी फिलोसफीज को रेफर करते हो। तो बेस्ट सूटेड अगर इसका देखा जाए, बिकॉज दे में इम्प्रूव देयर वर्क, की फिलोसफीज पढ़ने से क्या होगा, मेरी खुद की इम्प्रूवमेंट होगी, इसलिए एक टीचर फिलोसफीज को पढ़ता है। अब हम आते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। Which of the following is meant of information collection? अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। उन्होंने बोला कि इंफॉर्मेशन कलेक्शन, इन्फो मतलब आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। आप इसमें से क्या यूज करोगे उसके लिए? फर्स्ट है शेड्यूल्स, सेकंड है रिपोर्ट, थर्ड है प्लान, फोर्थ है स्कोप। अब आप क्या करेंगे, अब एक एक ऑप्शन आप पढ़ो कि इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी है। आप सबसे पहले गए स्केड्यूल्स पे, हम ये मान लेते हैं इसका मतलब ही नहीं पता, छोड़ो। सेकंड आपने देखा रिपोर्ट। तो अब ये देखिए, आप इंफॉर्मेशन क्यों कलेक्ट करते हैं, बिकॉज आपको रिपोर्ट बनानी होती है। तो ये तो हमारी एंड रिजल्ट होता है ना, रिपोर्ट तो एंड रिजल्ट होता है। तो इंफॉर्मेशन कलेक्शन के लिए आप रिपोर्ट को कैसे यूज करोगे? इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रिपोर्ट बनाओगे, लेकिन कलेक्ट करने के लिए आप थोड़ी ना रिपोर्ट को यूज करोगे, तो ये तो गलत हो जाता है। फिर आता है प्लान। जब भी आप कोई काम करते हैं सबसे पहले आप क्या बनाते हैं? प्लान बनाते हैं कि ठीक है हमें ये चीज़ आज करनी है, मेरा सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले जाऊंगी मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करूंगी। तो ये प्लान का एक पार्ट होता है इंफॉर्मेशन कलेक्शन, तो ये भी नहीं बनेगा। फोर्थ है स्कोप। आप जब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो ना, स्कोप देख लेते हो। समझ लीजिए आपको डेटा कलेक्ट करना है कि एक गांव में, एक गांव के कितने लोग एजुकेटेड हैं, ठीक है। तो आपने स्कोप देख लिया कि आपको एक गांव के
लोग देखने हैं कि कितने एजुकेटेड हैं। तो वो आपका स्कोप बन गया, दायरा, मतलब कितने दायरे में आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने वाले हो। बट ये स्कोप आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में हेल्प नहीं करता। तो आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा स्केड्यूल्स। स्केड्यूल्स बेसिकली एक पेपर होता है जिसमें कुछ डेटा लिखा होता है, यानी कि अगर आपको किसी की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है उसकी लिटरेसी रेट पे, या फिर हमारा 10 ईयर जो सेंसस रिकॉर्ड आता है उसके बारे में, तो आप क्या करते हैं, उसमें नेम होता है, वहाँ पर ये देखा जाता है कि कहाँ वो रहता है, कहाँ से बिलोंग करता है, एज क्या है, नेशनैलिटी क्या है, उसके बाद उसके कितने बच्चे हैं, वो कितने लिटरेट हैं, ये सब चीज़ें आती हैं। तो वो स्केड्यूल्स, तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए आप हमेशा स्केड्यूल्स का यूज़ करते हो। इसका आंसर होगा स्केड्यूल्स। इसके अलावा आई थिंक एक क्वेश्चन है, टीचिंग मशीन्स हम क्यों यूज़ करते हैं, उसके क्या बेनिफिट हैं। टीचिंग यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को टीचिंग में क्यों यूज़ किया जाता है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो क्वेश्चन में इस तरह से पूछा गया कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं और बोला गया कि कौन से इसमें से बेनिफिट है, कौन सा नहीं है। आप सिर्फ एक ऑप्शन वो सिलेक्ट करो विच इज नॉट द बेनिफिट ऑफ टीचिंग मशीन। फर्स्ट है कंट्रोल ऑफ चीटिंग, ओके। सेकेंड है ट्रैकिंग ऑफ एरर्स, ओके। सी है अटेंशन। फोर्थ है यूनिवर्सल यूज फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोग्राम्स। पहली बात, टीचिंग मशीन, जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यहाँ पे आ जाती है तो एरर्स जो है वो कम हो जाते हैं। तो जो सेकंड ऑप्शन है ट्रैकिंग ऑफ एरर्स, तो बिल्कुल ठीक है, ये एडवांटेज है। कंट्रोल ऑफ चीटिंग, बिकॉज जब आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हो उसमें ऐसे टूल होंगे कि आप चीट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आपका यूजीसी नेट का एग्जाम आप वो कंप्यूटर पे देते हैं, वहाँ पर आप चीटिंग नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली ये भी बेनिफिट है। फिर अटेंशन, अब आप एक बात सोचिए, जब आप पेपर लिख रहे हैं या फिर आप सिस्टम पे कर रहे हैं और टाइमर चल रहा है, आपकी कहाँ अटेंशन ज़्यादा होगी, ऑब्वियसली आईटी वाले लाइन में ज़्यादा होगी, तो ये भी ठीक है। लेकिन जो फोर्थ बोल रहा है कि यूनिवर्सल यूज ऑफ फॉर ऑल काइंड ऑफ प्रोग्राम्स, ऐसा नहीं है। आईटी को अभी भी हर प्रोग्राम के लिए यूज नहीं किया जाता, तो ये ऑप्शन हमारा सही नहीं होगा। तो हमारे आज के लिए 4 क्वेश्चन हो गए हैं। आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी रहेगा, बिकॉज ये मेमोरी लेवल और जो अंडरस्टैंडिंग लेवल, जो रिफ्लेक्टिव लेवल की हमने बात की है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आई वुड सजेस्ट कि आप जो लेक्चर्स हैं वो जब ये वाला लेक्चर देखें तो लास्ट लेक्चर एक बार ज़रूर देख के आएँ, ताकि एक बेस आपका क्लियर हो। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम टेक्सोनॉमीज की बात करेंगे। क्वेश्चन पे मैंने आपको छोड़ा था ब्लूम्स टेक्सोनॉमी की बात की थी, हम मैक्सिम्स पढ़ेंगे। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। हम धीरे धीरे चैप्टर को क्लोज की तरफ जा रहे हैं, हम कुछ आईटी रिलेटेड चीज़ें ही बचेंगी और फिर हम 1-2 क्लासेस लगाएंगे एमसीक्यूज पे। तो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड स्टे सेफ।